दिल्ली का आखिरी हिंदू राजा जिसका नाम आज साहस और देशभक्ति का सिंबल बन चुका है। कौन था वो राजा, जानेंगे आज उसके बारे में सब कुछ हिस्ट्री नामा। जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हिस्ट्री नामा में। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब हम जानते हैं दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो चौहान डायनेस्टी के राजा थे। हम जानेंगे गहड़वाल वंश के बारे में, जिसके राजा थे जयचंद, और मोहम्मद गोरी के भारत आने के बारे में। तो भारत में जब प्रतिहार वंश का विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो कई सारे राजवंश बने, जिसमें अजमेर के चाहमान या चौहान डायनेस्टी भी थी, जिसमें मालवा के परमार थे, गहड़वाल थे जो कि कन्नौज के थे, जबलपुर के कालाचूरीस थे, गुजरात के चालुक्य थे और दिल्ली के तोमर थे। तो गहड़वाल वंश के जो सबसे स्ट्रांग रूलर थे वो थे गोविंद चंद्र। इनके बेटे थे विजय चंद्र, और विजय चंद्र का बेटा था जयचंद्र, जिसे आज हम जयचंद के नाम से जानते हैं और पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पे जानते हैं। दूसरी तरफ थी चौहान डायनेस्टी, जिसके सबसे महान रूलर माने जाते थे राजा विग्रहराज। इन्होंने चित्तौड़ को जीता और अजमेर को, जिसे उस वक्त अजय मेरू कहा जाता था, उसे अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने ही 1151 में तोमर से दिल्ली का यानी आज की दिल्ली को जीता। इनके बेटे हुए अमर गंगे, इनके बाद आए इनके पैटर्नल कजिन पृथ्वीराज II, इसके बाद आए इनके अंकल सोमेश्वर, और इन्हीं के घर में जन्म हुआ पृथ्वीराज चौहान III का, जिन्हें आज हम दी पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। इनका रूल, इनकी राजधानी अजमेर और दिल्ली दोनों से चलता था। चौहान डायनेस्टी और गहड़वाल डायनेस्टी के बीच पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को लेकर हमेशा एक स्ट्रगल चलता रहता था, और ये स्ट्रगल अपने पीक पर पहुंचा पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के वक्त पर। हम सब ने वैसे तो सुना होगा कि अकबर जब राजा बने तो उनकी उम्र थी 14 साल, पर हम में से बहुत कम लोग को पता होगा कि जब राजा पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठे तो वो साल था 1177 और उनकी उम्र थी सिर्फ 11 साल। 16 साल के होते होते उन्होंने पूरी गवर्नेंस, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और इन सारी लड़ाइयों के बीच उनकी और जयचंद के बीच जो राइवलरी थी वो बढ़ती गई। अब दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के गूर में एक ऐसी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई जिसकी पृथ्वीराज चौहान से जो बैटल हुई वो आज सारी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में घूर में घुरिद एम्पायर की शुरुआत हुई। इसी घुरिद डायनेस्टी ने गजनी पे हमला करके उसे भी जीता। 1173 AD में इसी घुरिद डायनेस्टी के मुइज़-अद-दीन मोहम्मद गोरी ने गजनी से अपना रूल शुरू किया। अब 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर हमला किया, पर यहाँ के चालुक्य राजा मूलराज II की आर्मी ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को भारत आने का न्योता, इन्विटेशन जयचंद ने दिया था, जिससे उसे राजा पृथ्वीराज चौहान से छुटकारा मिल सके। और कहते हैं ऐसा इसलिए था क्योंकि जयचंद की जो बेटी थी राजकुमारी संयोगिता, उनसे पृथ्वीराज चौहान ने शादी की जयचंद की मर्जी के बगैर, क्योंकि जो संयोगिता थी वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। बहरहाल अब गोरी को इंडिया कॉन्कर करने के लिए पंजाब में अपना बेस बनाना जरूरी था। साल 1190 तक मोहम्मद गोरी ने सियालकोट, लाहौर और पेशावर को जीत लिया था। एक तरफ मोहम्मद गोरी पंजाब की तरफ बढ़ रहा था, दूसरी तरफ चौहान डायनेस्टी एक्सपैंड होकर पंजाब की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में इन दोनों के बीच युद्ध होना तय था, क्योंकि मोहम्मद गोरी को पता था कि अगर उसे दिल्ली जीतनी है तो पृथ्वीराज चौहान को उसे हराना होगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के होते हुए उसके लिए दिल्ली को जीतना असंभव था। ताबर हिंडा, जिसे आज हम भटिंडा के नाम से जानते हैं, वो बना लड़ाई की वजह। साल 1191 में दिल्ली से कुछ 135 किलोमीटर दूर तराइन में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में मोहम्मद गोरी की बुरी तरह से हार हुई। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी को जंजीरों में बांधकर राजा पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया गया
तो राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे आज़ाद कर दिया। उनका ये कहना था कि मोहम्मद गोरी भी एक राजा है, इसलिए उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहते हैं कि अपने गले का हार निकालकर मोहम्मद गोरी को पहनाया और उसे आज़ाद कर दिया। पर आज़ाद होते ही मोहम्मद गोरी ने वापस से अपनी सेना इकट्ठा करनी शुरू की और अपनी ताकत बढ़ाना शुरू किया, और अगले ही साल यानी 1192 में उसने वापस से अटैक किया। एक बार फिर से तराइन में युद्ध हुआ, यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर सामने आता है कि जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, तो उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि जब राजा पृथ्वीराज चौहान की हार हुई तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें अपने जागीरदार के तौर पर अजमेर में ही नियुक्त किया। कुछ वक्त बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने विरोध किया और सज़ा के तौर पर मोहम्मद गोरी ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। दूसरी थ्योरी यानी विरुद्ध विधि विध्वंस नाम के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब बैटल हुई मोहम्मद गोरी और राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो इस बैटल में ही पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हुए एक ब्रेव सोल्जर की तरह। तीसरी थ्योरी है हम्मीर महाकाव्य नाम के एक टेक्स्ट की, जिसके मुताबिक जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने बंदी बनाया तो पृथ्वीराज चौहान ने उसका दिया हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया। मोहम्मद गोरी के कुछ नोबल्स ने, कुछ दरबारियों ने मोहम्मद गोरी से कहा कि वो पृथ्वीराज चौहान को आज़ाद कर दें, ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को माफ़ कर दिया था और आज़ाद कर दिया था। गोरी ने अपने दरबारियों की बात नहीं मानी। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मृत्यु को गले लगा लिया, पर मोहम्मद गोरी का दिया हुआ खाना नहीं खाया। अब सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी जो आप सब ज़्यादातर लोग जानते हैं वो है पृथ्वीराज रासो की थ्योरी। पृथ्वीराज रासो को लिखा था चंद बरदाई ने, जिनके मुताबिक वो पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे। अब जब बैटल ऑफ तराइन, जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन थी, उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई तो कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने उन्हें अंधा कर दिया, उनकी आंखें फोड़ दी और उन्हें बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। पीछे पीछे यहाँ से चंद बरदाई भी वहाँ पे गए, वो जेल में ही पृथ्वीराज चौहान से मिले। अब कहते हैं कि एक दिन चंद बरदाई मोहम्मद गोरी के सामने गया और उसने कहा कि हमारे जो सुल्तान हैं पृथ्वीराज चौहान हैं, वो शब्द भेदी बाढ़ चलाते हैं, यानी वो सिर्फ आवाज़ सुनकर बिना देखे बाढ़ चला सकते हैं और अपना लक्ष्य भेद सकते हैं। ये सुनकर मोहम्मद गोरी ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी और कहा कि अगर ऐसा है तो अपने सुल्तान को बुलाओ, हम उसे बुलवाते हैं और देखते हैं कि वो ऐसा कर पाता है कि नहीं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले से ही पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने एक प्लान बना लिया था। अब राजा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के सामने लाया गया। चंद बरदाई ने मोहम्मद गोरी से कहा कि आप 3 बार इशारा कीजिएगा और फिर हमारे सुल्तान यानी पृथ्वीराज चौहान अपना तीर चलाएंगे। इन सब के बीच राजा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की बात सुन रहे थे। अब चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के पास आए और उन्होंने उनसे कुछ ऐसा कहा जिसे मोहम्मद गोरी और उसके दरबारी समझ नहीं पाए। ये एक कोड लैंग्वेज की तरह था। उन्होंने कहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये सुनना था कि पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर कमान से छोड़ा, तीर अपने लक्ष्य पे गया और मोहम्मद गोरी जो लक्ष्य था वो वहीं ढेर हो गया। अब जो चंद बरदाई ने बोला था उसका मतलब ये था कि 4 बांस यानी 66 फीट, 24 गज यानी 72 फीट, अंगुल अष्ट यानी 8 उंगलियां यानी 6 इंच की दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठा है और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान को अपना निशाना साधना है। गोरी को तीर लगते ही चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को खंजर मार दिया और वो दोनों वहीं पर वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया जिससे उन्हें अपने दुश्मनों के हाथों मृत्यु ना मिले। इस अकाउंट के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि है वो आज भी गजनी में है। अभी कुछ दिनों पहले एक ड्राइव चलाई गई थी जिसमें सरकार से मांग की गई थी कि गजनी से राजा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां यहाँ पर लाया जाए, जिससे हम इज्जत के साथ, आदर के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सकें।
अब इसमें से जो भी थ्योरी सही हो, पर एक बात साफ है कि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे करेजियस वॉरियर थे जिन्होंने कभी किसी के अंडर रूल करना एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि बैटल ऑफ तराइन के अलावा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया था। अब आप तुरंत बोल दोगे कि 17 बार, 16 बार उन्होंने माफ किया और 17वीं बार वो बंदी बना लिए गए। पर अलग अलग टेक्स्ट में इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। हमीर महाकाव्य कहता है कि मोहम्मद गोरी ने 9 बार दिल्ली पर अटैक किया, जिसमें से वो 8 बार हारा और 9वीं बार उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया। पृथ्वीराज प्रबंध के अकॉर्डिंग राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया और वो 8वीं बार बंदी बनाए गए। प्रबंध कोश के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 20 बार हराया और वो 21वीं बार खुद हारे। और प्रबंध चिंतामणि के मुताबिक इन दोनों के बीच में 22 बार युद्ध हुआ। ये नंबर भले ही जो भी गए, पर इतना साफ पता चलता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 बार से ज्यादा ही युद्ध हुआ होगा। अब गोरी के बाद दिल्ली का रूलर बना कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। अब बहुत से हिस्ट्री रीडर्स के मन में यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पहली बार में ही माफ ना करके सजा दे दी होती तो क्या होता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ही भारत में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत हुई, यानी इस्लामिक साम्राज्य की नींव पड़ी। हालांकि इससे पहले भी अलग अलग इन्वेडर्स बाहर से आए, लेकिन जो साम्राज्य की नींव पड़ी वो इसी समय पड़ी। दिल्ली सल्तनत आया, उसके बाद मुगल्स आए, उसके बाद अंग्रेज आए, यानी 1192 का सेकेंड बैटल ऑफ तराइन भारत के लिए एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था। ये बहुत दुख की बात है कि आज हमें पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा थे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने को नहीं मिलता है। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि उनके शौर्य की कहानी, उनकी शौर्य गाथा आज भी हम सबके बीच जिंदा है। उनके दिल्ली के किला राय पिथौरा को विजिट करके आप वो जगह देख सकते हैं जहाँ से उन्होंने कभी चौहान डायनेस्टी को रूल किया। ये दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ 16 किलोमीटर दूर है और इसके पास कई सारे मेट्रो स्टेशन हैं, जैसे साकेत मेट्रो स्टेशन या मालवीय नगर या कुतुब मीनार। अजमेर में आप उनके तारागढ़ फोर्ट को देख सकते हैं, जो अजमेर रेलवे स्टेशन से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तराइन यानी आज के तरौरी या तरौड़ी में आप पृथ्वीराज फोर्ट देख सकते हैं, जो दिल्ली से लगभग 135 किलोमीटर दूर हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। हालांकि ये किला आज काफ़ी बुरी हालत में है। राजा पृथ्वीराज चौहान की बात आए और राजकुमारी संयोगिता की बात ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर इनके बारे में हम आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप फिर से वो सारी बातें भूल जाओगे जो आज तक हमें बताई ही नहीं गई या पढ़ाई ही नहीं गई। अगर आपको राजकुमारी संयोगिता और राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे मैं वीडियो बना सकूँ। दोस्तों, मेरा चैनल नया है, इसलिए आप सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम आज की जनरेशन को अपने इस ग्लोरियस इतिहास के बारे में बता सकें, उनको रूबरू करा सकें। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों से, जिससे वो हमारे इतिहास के बारे में जान सकें। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।